तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो हमें कैलकुलस पढ़नी पड़ती है फिजिक्स के लिए, बेसिक कैलकुलस, वो हम आज सीखेंगे। कैलकुलस की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें आपने पढ़ी थी 10th तक या अभी तक, वहाँ पर कई चीज़ें लगातार बदलती नहीं हैं। जब लगातार बदलाव होना शुरू होता है तो वहाँ पर कैलकुलस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जिससे आप ये समझें कि कैलकुलस का यूज़ कहाँ होने वाला है। जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था वर्क डन का, तो वर्क डन का फॉर्मूला आप क्या लिखते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मोटे तौर पे, है ना। अब इसमें अगर पॉइंट ए से बी तक आप किसी का डिस्प्लेसमेंट कराते हैं और फोर्स एफ लगाते हैं तो ये वर्क डन निकाल लेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन बाय द वे कहीं कहानी ऐसी हो जाए कि जब आप ए से बढ़े और बी तक गए, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ रहे हैं फोर्स चेंज होता जा रहा है लगातार कॉन्टिन्यूसली। यानी इस पॉइंट पर F1, इस पे F2, इस पे F3, F4, F5, F6 ऐसे। तो इसका तो इस फॉर्मूले से निकाल ना पाएंगे आप। कैसे निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हर जगह फोर्स बदल रहा है। तो यहीं पर पिक्चर में आ जाता है कैलकुलस। बेसिकली यहां जो करेंगे वो इंटीग्रेशन करेंगे, और कैलकुलस में हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दोनों को थोड़ा बेसिक लेवल पर फिजिक्स के लिए सीखते हैं। तो यहां पर इसको वर्क डन निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं। तो मैं ये फील देना चाह रहा था आपको कि भाई इसका इस्तेमाल कहां होगा। तो समझे, जहां बदलाव की स्थिति हो रही होती है वहां इसका हम यूज करते हैं। तो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है। अब डिफरेंशिएशन वाला पार्ट भी अभी हम आपको बताने वाले हैं। खैर, डिफरेंशिएशन शुरू करने से पहले फंक्शन जान लीजिए। फंक्शन मतलब बेसिक हमें फिजिक्स वाला। एक वैल्यू होती है कांस्टेंट, कि मान लीजिए कहीं 2 लिखा है, पाई लिखा है, तो ये सब कांस्टेंट वैल्यू है। ये किसी पर डिपेंड नहीं करती। कहीं भी 2 लिखा मिलेगा तो इसका मतलब है 2 एक नंबर है, बात खत्म हो जाती है। एक होते हैं ये कांस्टेंट हो गया, दूसरा होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल में जैसे आप यूज करते हैं एक्स की वैल्यू बदलती रहती है हर जगह। कहीं पर 1 होगी, कहीं 2 होगी, कहीं कुछ और होगी, कहीं कुछ और होगी। और तीसरी चीज हमारे पास होती है फंक्शन। तो फंक्शन को नॉर्मली y इज इक्वल टू fx लिखते हैं। और एग्जाम्पल देने के लिए, आपको समझाने के लिए मैं यहां कोई फंक्शन लिख देता हूं, जैसे 5x² + 3x + 2 सपोज करिए। तो ये क्या होगा कि जब x की वैल्यू आप डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे तो y की डिफरेंट वैल्यू आएगी। इसी फंक्शन के ऊपर हमें काम करना होता है, क्योंकि फिजिक्स में एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही होती है। तो वो जब इसमें बदलाव करेंगे तो ये चीज बदल जाएगी। आप समझ रहे हैं ना। तो यहां पर इस फंक्शन में आपको आता होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइज कराता हूं कि अगर कोई ये बोलता है कि भैया इस फंक्शन की वैल्यू जो लिखी है मैंने अभी, इसकी वैल्यू निकालो, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x बराबर 1 सपोज। तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन हो गया, जानना जरूरी है। बेसिक लेवल की एकदम बात कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, ये फंक्शन लिखा था 5x² + 3x, ये आप बेसिकली 9th क्लास में कर चुके हैं। अब x की वैल्यू 1 पुट कर दो, क्योंकि x बराबर 1 पे ये वैल्यू चाहिए हमको। जब 1 आप पुट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 5 × 1 का स्क्वायर + 3 × 1 + 2। तो ये हो गया 5, ये हो गया 3 और ये 2, 5 3 8 2 10 वैल्यू हो गई। यानी फंक्शन की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x बराबर 1 इज कितनी? 10। इस तरह आप लिख सकते हैं। या आप यहां पे सिंपल एक और तरीका होता है जहां पर F1 लिख के बराबर 10 कर दीजिए। ये एक मैथमेटिकल तरीका है। तो ये एक बेसिक बात है कि भाई ये डिफरेंशिएशन के जगह पहुंचने से पहले कांस्टेंट पद मालूम है आपको, वेरिएबल मालूम है, फंक्शन मालूम है। फंक्शन की कहीं वैल्यू निकालने की बात कर जाए तो इस तरीके से वैल्यू निकाली जाती है। अब हम आ जाते हैं मुद्दे पे कि जो डिफरेंशिएशन है, वो डिफरेंशिएशन क्या चीज है, इसकी बात करते हैं हम लोग। तो डिफरेंशिएशन, एक मिनट बेटा, कहीं फंस गया है। तो ये डिफरेंशिएशन की अगर हम लोग बात करेंगे तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में माइन्यूटली तोड़ देना, डिफरेंशिएट कर देना। एक बड़ी चीज को स्लाइस कर देना, इतना छोटा स्लाइस कर देना कि हम उस पॉइंट, उस इंस्टेंट पर उसके बदलाव को समझ सकें, है ना। अभी हम इसका एग्जांपल भी आपको देंगे। जैसे कि आप एक एवरेज वेलोसिटी पढ़ा करते थे। एवरेज वेलोसिटी को क्या लिखते हैं?
एवरेज स्पीड, अगर एवरेज वेलोसिटी की बात कर, एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम, यही लिखते थे ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू वी एवरेज। वी एवरेज मतलब एवरेज स्पीड हो गई। अब ये तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या है? एवरेज स्पीड का मतलब है कि ए से चलकर आप बी तक अगर गए हैं तो इन दोनों का डेल्टा एस ले लिया, भाई ये डेल्टा एस हो गया, और कितना समय लगा उससे डिवाइड कर दिया। लेकिन इस जर्नी में अगर हमको इस पॉइंट पर पता करना हो कि हमारी स्पीड कितनी थी, तो हम कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो पूरा एवरेज दे रहा है कि लखनऊ से दिल्ली गए ट्रेन से 500 किलोमीटर मोटे तौर पे, तो आपको पता लगा कि 50 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन की स्पीड रही। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा कि कानपुर स्टेशन से जब निकली है तब 50 थी, तो एवरेज 50 है। इसी बात को उस किसी इंस्टेंट पर जानने के लिए कि किसी क्षण, किसी पल कितनी स्पीड हमारी रही है, हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। मतलब डिफरेंशिएट करने का मतलब कि आप क्या लिख देंगे? ds अपॉन dt। तो जैसे ही आप ds अपॉन dt लिख देते हैं, या बन जाएगी v इंस्टेंटेनियस, यानी ये किसी क्षण की स्पीड है जिस क्षण की बात टाइम को लेके की जा रही है। अभी हम इसको भी थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे आपको। अब ये जो ds बाई dt लिखा है, वी इंस्टेंटेनियस लिखा है, इसको अंदाजा आपको मिला होगा। बेसिकली इसी से निकलता है। इसमें वो गहरा लॉजिक आप ना समझे, क्योंकि आपको इससे मतलब क्या कि कॉन्सेप्ट क्या भिड़ रहा है, आपके सवाल निकले, आपको समझ में आए। इसी में लिमिट ले ली जाती है। ये जो लिमिट ली हुई है ना, अगर इसको वी इंस्टेंटेनियस हमें बनाना है तो हम लिमिट ले लेंगे डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, और ये डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हमारा क्या बन जाएगा? ds अपॉन dt। क्योंकि डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 मतलब ये जो डेल्टा टी था, इतना दो गैप, उस गैप को इसके बाजू में ले आए, बहुत कम, तो बहुत कम का गैप है तो वो इंस्टेंट हो जाता है। ये इंस्टेंटेनियस की कहानी हो गई। इसको पढ़ते कैसे हैं भाई? आपको जैसे बिल्कुल आइडिया नहीं है, जो कि हम मान के चल रहे नहीं होगा, तो उस समय इसको आप पढ़ेंगे कैसे? तो dy बाई dx इज कॉल्ड, dy बाई dx का मतलब यहां की बात लेके चल रहे हैं, कॉल्ड इंस्टेंटेनियस rate of change of y with respect to x, ये इसका मीनिंग है। तो v इंस्टेंटेनियस मतलब अगर लिखना हो तो आप, मैं फिर से लिख रहा हूं कि v इंस्टेंटेनियस का मतलब हो जाएगा साहब कितना? ds बाई dt। ये इसका फिजिकल मीनिंग है जो आपके लिए काम आएगा। एक और मीनिंग इंपॉर्टेंट है जो मैं लगे हाथ बताना चाहता हूं। जैसे ग्राफ में आप निकालते हैं स्लोप, जैसे यहां जगह नहीं है तो एक स्लाइड में डालूंगा, क्योंकि ये तभी आप इसको पकड़ पाएंगे अच्छे से। कहां पर हैं? दिख ही नहीं रहा है तेरी तो। अब यहां पर जैसे आपने देखा होगा कि जो ग्राफ आप समझते हैं, ये क्लास 9th में भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा ध्यान से। तो एक होता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन, तो उसमें आप जो वीटी ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसमें एक्सेलेरेशन बदलता नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। तो इस वीटी ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, स्लोप का मतलब थीटा ले लो और इसे m बराबर tan थीटा लिखते हैं, तो ये आप स्लोप ही क्या हो जाता है? एक्सेलेरेशन हो जाता है। किसकी हम बात कर रहे हैं? जहां पर एक्सेलेरेशन नहीं बदलता, यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन। लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा मोशन है जो यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड नहीं है। ये कौन सा मोशन बनाया था मैंने? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब कि ए हमारा कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है। तो वीटी ग्राफ के अंदर स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हम ले लेते हैं नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ध्यान रखिएगा ये मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन लिख रहा हूं, ना कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक्सेलरेटेड वर्ड जुड़ा हुआ है। तो इस वीटी में क्या होगा? ग्राफ के अंदर जो फोटो बनेगी वो टेढ़ी मेढ़ी बन सकती है, ऐसी बन सकती है, बहुत तरह की, कुछ भी बन सकती है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, क्योंकि वेलोसिटी हर जगह चेंज हो रही है या कई जगह चेंज हो रही है। तो अब अगर आपको ये जानना पड़ जाए कि भाई ये कैसे पता करा जाए कि इस ए पॉइंट पर हमारा कितना एक्सेलेरेशन था, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही है फिजिक्स का। एक्सेलेरेशन इन वीटी ग्राफ विल गिव यू
स्लोप इन वीटी ग्राफ विल गिव यू एक्सेलेरेशन। तो स्लोप निकालने का तरीका होता है टेंजेंट खींचो और उसको tan थीटा ले लो। ये कैसे निकाला जाता है? ये ऐसे निकाला जाता है कि जो फंक्शन दिया गया होगा v का मान लीजिए फंक्शन दिया है 2t² प्लस t+1, तो इसको हम dv/dt निकालते हैं, डिफरेंशिएट करके अभी बताएंगे कैसे करते हैं। ये जो वैल्यू आ जाएगी स्लोप है, इसका स्लोप इस पॉइंट पर, इस पॉइंट का मतलब इस पॉइंट पे जो t है वो वैल्यू हम dv/dt में एट t बराबर मान लो ये 2 है, 2 रख देते हैं तो यहाँ का स्लोप निकलेगा। इसी तरह अगर इस पॉइंट का निकालना है तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे और यहाँ पे जो t की वैल्यू है मान लो 3 है, 3 रख देंगे। हम ये क्या समझा रहे हैं? हम ये आपको गहराई बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल हो रहा है और क्या फायदा देगा। फायदे इसके बहुत हैं, मैथ्स में तो आपके सिलेबस में एक जमाने में 5 फायदे थे, लेकिन हम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना हमारा के लिए काम हो जाए। तो हमने 2 मोटी बात की। एक मोटी बात क्या है कि फिजिकल मीनिंग इंस्टेंटेनियस स्पीड, वेलोसिटी ये निकालना हो, कहीं पर जो भी निकालना हो इंस्टेंटेनियस निकलेगा। दूसरा ग्राफ से निकालना पड़ जाए जहां पे स्लोप कुछ आपको दे रहा है तो डिफरेंशियल कैलकुलस लगेगी। डिफरेंशियल कैलकुलस का मतलब होता है डिफरेंशिएशन करने वाली कैलकुलस। डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब होता है चीजों, बड़ी चीज को तोड़ तोड़ के छोटी चीजों में स्टडी करना या तोड़ ले जाना। ठीक, अच्छा अब देखिए, अब यहां पर जो थ्योरम्स हैं, मतलब किस तरह से डिफरेंशिएट करते हैं, उसकी बात मैं आपको कुछ फार्मूले लिख देता हूं। पहला फार्मूला ये समझिए कि अगर कोई वैल्यू कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है, मैं c लिख देता हूं, ये 0 होता है। कांस्टेंट ऑफ एनी डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज 0। मतलब अगर आप d/dx लिखें और यहां पर गिनती 2 लिख दें तो इस 2 का कितना हो जाएगा वैल्यू? 0। 2 क्या कोई हो, पाई हो, 3 हो, 1/2 हो, -2 हो, कुछ भी हो। अगर डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का लिया जा रहा है तो वो क्या दे देगा? आंसर 0। यहां पे c क्या है? कांस्टेंट, किसी भी प्रकार का कांस्टेंट है। दूसरी बात, अगर कांस्टेंट किसी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे मान लीजिए d/dx और यहां c इंटू और u कोई फंक्शन है x का, ये लिखा हुआ है। c कांस्टेंट है यहां भी और u इज ए फंक्शन ऑफ x, तो ये c कूद के बाहर चला जाता है, तो ये c बाहर चला गया, ये du/dx हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एग्जाम्पल देना जरूरी है आप समझ पाए, ये मान लो d/dx है और उसमें आप 3x² को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, तो ये देखिए 3 गिनती तो कांस्टेंट है तो 3 आ जाएगी बाहर और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x² का। फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है वो सब हम समझेंगे आगे। तो ये एग्जाम्पल कि इसमें होता क्या है। अब दूसरा एक और 2-3 फॉर्मूले और हैं इसमें। अगला देखिए नंबर 3 कि अगर कोई 2 फंक्शन आपस में जुड़ या घट रहे हैं, जैसे d/dx u + -v, तो हम सिंपली अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं, मतलब du/dx और + -dv/dx। एग्जाम्पल ले लीजिए इसका कुछ। अगर आप लिखते हैं कहीं d/dx चलिए ऊपर वाले का ही ले लेते हैं, तो ये मान लीजिए लिखा 3x² + 2x, ये 2 फंक्शन हो गया u + v वाला टाइप। तो आप पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3x² को और फिर आप डिफरेंशिएट करेंगे इस 2x को। ये मतलब कहने का, ये जो फंक्शन जुड़ रहे थे या घट रहे होते, जुड़ना घटना केवल गुणा भाग नहीं कह रहे हैं, जुड़ने घटने में, तो आप इस तरह से अलग अलग डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देते। अब इसका चौथा प्रारूप जानते हैं, या क्या बोलना चाहिए, थ्योरम्स जान लेते हैं। अगर 2 फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे d/dx u × v, दोनों फंक्शन ऑफ x हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इस तरह से किया जाता है। इसे फर्स्ट और सेकेंड लिख दिया गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई मान लीजिए x - 1 × x + 1 लिख देते हैं या +2 लिख देते हैं, इसका डिफरेंशिएशन, तो ये मान लो फर्स्ट फंक्शन आपने माना, ये सेकंड माना, तो पहले फर्स्ट फंक्शन लिख लीजिए, ये लिखा, फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दीजिए x + 2 का, फिर प्लस लिखा, फिर सेकंड पहले लिख लीजिए
और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दीजिए x माइनस 1, तो ये कहानी इसमें लग जाएगी। तो ये किस तरह करते हैं ये आपके जहन में होने की आवश्यकता है। तो उम्मीद है ये बात समझे होंगे। अब इसमें एक चीज और, ये तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। अब एक होता है ये जोड़ने घटाने का, ये वगैरह वगैरह, एक अब आएगा एक कोशेंट रूल। जब ये u अपॉन v हो तो क्या करेंगे, तो उसको देख लेते हैं। अगर आपके पास जिसे बोलते हैं कोशेंट रूल नंबर 5 समझ लीजिए, अगर कहीं आप निकाल रहे हैं d अपॉन डी एक्स u अपॉन v, मतलब ऊपर कोई फंक्शन और नीचे कोई फंक्शन डिवाइड हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर पहले, फिर न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस, फिर u, फिर dv अपॉन dx। ये इसको कोशेंट रूल बोलते हैं, डिवीजन वाला। नीचे डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, माइनस न्यूमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। या फर्स्ट और सेकंड फंक्शन माने तो सेकंड फंक्शन, और सेकंड फंक्शन से स्टार्ट करके लिखेंगे। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इसी कलर में लेते हैं। ये एग्जांपल ले लो, मान लो आपको एक डिफरेंशिएशन करना है साइन एक्स अपॉन एक्स का। तो साइन एक्स अपॉन एक्स में यहां पर देखिए ये डिनोमिनेटर में, तो उसको पहले स्क्वायर कर देना चाहिए। फिर हम डिनोमिनेटर को पहले लिख लेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स कर देंगे, फिर माइनस, फिर साइन एक्स कर देंगे, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ये जो x था ये x कर देंगे। खत्म। ये फॉर्मूला आगे लगेगा और काम बनाएगा इसका। उम्मीद है ये कोशेंट रूल बोलते हैं, यानी डिवीजन वाला रूल, ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हर जगह आपको लगता हुआ मिलेगा कि पावर ऑफ x है, मान लो, मतलब d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n। तो इसका सिंपल होता है n x की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला टाइप होता है। जैसे यहां पर अगर मैं d अपॉन डी एक्स 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करूं, तो मुझे मालूम था कि 3 तो बाहर चला जाएगा, अभी सिखाया आपको, और ये x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, तो 3 लिखा, और x स्क्वायर के लिए ये देखिए n यानी पावर वाला आ गया 2 इधर, और इससे एक कम n माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में ये बताइए जो पावर थी उससे एक कम, जल्दी होता है सवाल। तो 2 है तो पावर 1 बची, यानी इसका आंसर आ गया 6x। इस तरह से आप पावर के साथ खेल सकते, कोई भी पावर हो, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो। ये जैसे एग्जांपल दिया, मान लो निगेटिव वाली हो, तो d अपॉन डी एक्स, और यहां लिख देता हूं 5x की पावर माइनस 2। ठीक, अब क्या करेंगे, अब आप ये 5 तो बाहर आ जाएगा देखिए, और d अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर माइनस 2। अब देखिए 5 लिखा, अब आपको बताया था कि ये जो पावर होती है वो पहले लिखी जाती है, फिर जो x की पावर में इससे एक कम, तो एक कम क्या हुआ, -3, ये -3, यानी वैल्यू आ गई माइनस टेक्स x की पावर -3। ये इसका आंसर आ गया। तो ये क्या है, बेसिक डिफरेंशिएशंस के हमारे यहाँ जो जो जरूरत पड़ती है फिजिक्स के लिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। अब इसी में कुछ हमने क्वेश्चंस लिए हैं जो आप सॉल्व कर सकते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। जैसे एक ये क्वेश्चन है, अब यहां बोला गया है गिवन s इज इक्वल टू, मान लो ये डिस्टेंस और टाइम पे डिपेंडेंट फंक्शन हो गया, जो सबसे शुरू में बात की थी, ये फंक्शन समझना जरूरी है। तो यहां पे डिस्टेंस इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम बदलोगे डिस्टेंस निकल आएगी, ऐसा मान के चलते हैं। अब हमको ds बाई डी टी निकालना है ना। इसमें एक और ट्विस्ट किया जा सकता है, लेकिन अभी हम बताते हैं। तो ds बाई डी टी कैसे निकालोगे, आप लिखोगे ds अपॉन डी टी, तो d अपॉन डी टी, और s की जगह आपने मेंशन कर दिया t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3। तो ये वैल्यू क्या हो गई, 2t, मतलब आपको एक एक स्टेप करके दिखाते हैं, वरना ये मैंने सीधे करना शुरू कर दिया, जो आप समझ गए होंगे वैसे, लेकिन फिर भी। तो यहां पर देखिए आप वाला रूल लगाएंगे कि पहले आप d अपॉन डी टी टी स्क्वायर करेंगे, फिर इसका करेंगे d अपॉन डी टी 5t करेंगे, फिर आप करेंगे d अपॉन डी टी और 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे। अब t स्क्वायर में आपको बताया था कि पावर जो है पहले आ जाएगी और एक कम पावर यहां लिख दी जाएगी। यहां पर बात करें तो 5 बाहर आ जाएगा, डी टी, और ये बचा t,
और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। एक कदम और आगे बढ़ते हैं। अब ये वैल्यू हो गई देखिए 2t, t की पावर 1 तो 1 ही, प्लस और dt अपॉन dt 1 हो जाएगा। dt अपॉन dt हमेशा 1 होता है, क्योंकि अगर आप ये फार्मूला भी लगाना चाहें d अपॉन dt और t की पावर 1, तो 1 को पहले लिख देंगे और इससे एक कम 0 लिख देंगे, तो t की पावर 0 क्या रहा 1, t 1 आंसर आ जाता है। तो dt अपॉन dt 1, तो ये 5 और बाकी खत्म। तो ds बाई dt क्या निकाल पाए आप? ये निकाल पाए 2t प्लस 5, ये आपका आंसर आ गया। देखिए सिंपल। अब यहां पर अगर इसी सवाल में बाय द वे आपको बोला जाता कि भैया हमको डिस्टेंस बताओ एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब इसी सवाल में थोड़ा ट्विस्ट दे रहे हैं, देखिए, जिससे आप समझ पाए गहराई से। अगर इसमें हम बोलते फाइंड डिस्टेंस एट, डिस्टेंस नहीं बल्कि स्पीड है, ये स्पीड, डिस्टेंस की जगह फाइंड स्पीड एट t बराबर कितना, 3 सेकंड बोला था। बात पकड़ में आ रही है ना? अगर इसमें यही सवाल लिख दें तो बिना डिफरेंशिएशन के ये कर नहीं पाएंगे आप, क्योंकि t की वैल्यू लगातार जब बदलेंगे पूरी चीज बदल जाएगी, एवरेज काम नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, स्पीड क्या होती है, अगर मैं v लिखूं तो ये होती है ds अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड ये क्या है, स्पीड अपॉन डिस्टेंस, स्पीड अपॉन टाइम, किसी क्षण स्पीड। और ये वैल्यू थी अपनी 2t प्लस 5। अब इसी में हमको t बराबर 3 पुट कर देना, यानी हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस और यहां लिख दीजिए ds अपॉन dt। ये लिखने का एक तरीका होता है, आप t बराबर 3 लिख सकते हैं और यहां 3 वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो गया 6 प्लस 5 यानी 11। अगर यूनिट्स SI वाली हैं तो मीटर पर सेकंड आ जाएगा, स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये तो स्पीड है। ये आपका आंसर आ गया। तो ये लॉजिक समझ रहे हैं ना कि यहां पर जो फिजिकल मीनिंग क्या ली, कि डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी क्षण पर कितनी स्पीड है, ये निकालने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलते हैं, एक और सवाल लेते हैं। यहां बोला द एरिया ऑफ ए ब्लॉट ऑफ इंक, कहीं पर धब्बा है इंक का, ग्रोइंग सच दैट आफ्टर t सेकेंड्स इस एरिया इज गिवन बाय दिस वन। वो कपड़े पे मान लीजिए, क्लॉथ लिखा है कि नहीं मालूम नहीं, मान लेते किसी कपड़े पे पड़ गया है और फैलने लगता है, धब्बा जब पड़ता है, इंक का धब्बा पड़ा और फैलने लगा। वो फैलने का एरिया का डिपेंडेंसी देखो, फंक्शन दिया है 3t स्क्वायर प्लस 7, यानी जो एरिया है वो टाइम डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टाइम बदलोगे वैसे वैसे उसका एरिया बढ़ रहा है। t1 रखोगे कुछ और, 2 रखोगे कुछ और, 3 रखोगे कुछ और। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, देखिए वही सवाल जो भी कराया है। अब पूछा इसका रेट बताओ जब t बराबर 5 सेकेंड था, उस क्षण की वैल्यू। जब t बराबर 5 है उस समय कितना रेट है, तो पहले हमें रेट निकालना पड़ेगा। रेट का मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में बदलाव की स्थिति, तो इसको आप d अपॉन dt 3t स्क्वायर प्लस 7 को डिफरेंशिएट करोगे। अभी जो सिखाया पहले इसको फिर इसको, यानी d अपॉन dt 3t स्क्वायर प्लस d अपॉन dt और ये 7। अब यहां पे देखिए 3 बाहर आ जाएगा, d अपॉन dt ये रहा t स्क्वायर और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। अब ये 3 आ गया और इसके अंदर पावर सामने लिखी जाती है, एक पावर कम करके लिख दी जाती है, तो 6t वैल्यू आ गई। यानी da बाई dt कितना निकाले हो, 6। ये जनरल फॉर्मूला टाइप आपके सामने आ गया है। अब ये क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि मुझे तो da बाई dt चाहिए था जब t बराबर 5 सेकेंड था, तो हम इसमें जो 6t आया है इसमें हम t की जगह 5 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना 30, और फिर प्रॉपर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा ही था, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये देखिए आंसर आ गया। पर सेकेंड कैसे, क्योंकि dt नीचे है। ये आपका काम बना रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो काम बन रहा है। आइए एक और देखते हैं। डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब है इसका डिफरेंशिएशन निकालो, ये कोशेंट रूल है। तो कोशेंट रूल का फॉर्मूला आपको याद दिला देते हैं। d अपॉन dx जब लिखा करते थे आप u अपॉन v मान लेते हैं, तो आप लिखते थे नीचे v स्क्वायर v du अपॉन dx माइनस u dv अपॉन dx। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम यहां पर करने वाले हैं।
आइए फटाफट लगा देते हैं। अब ये मैंने किया डी अपॉन डी एक्स और ये एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1। तो नीचे वैल्यू क्या आ जाएगी डिनोमिनेटर में, इसका स्क्वायर, तो एक्स इस क्यूब, ये फॉर्मूले से एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। फिर ये जो वैल्यू डिनोमिनेटर है v यहां लिखी जाएगी, तो एक्स क्यूब प्लस 1 और ये इसका ये डी यू अपॉन डी एक्स यानी ऊपर वाला, तो डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बराबर। अब आगे चलते हैं, माइनस साइन लगाओ, ये फॉर्मूले में लगा है। फिर u एक्स स्क्वायर पहले लिखो और फिर डिफरेंशिएट करो किसको, एक्स क्यूब प्लस 1 को, ये डिफरेंशिएट किए। अब यहां पे जो डिफरेंशिएशन बनता है कर दीजिए और बेसिक आपका काम बन गया। जिसे आया एक्स क्यूब प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x, 2 पहले लिखा, x की पावर 1 कम, 2 से 1 कम x 1 होती है, तो ये वैल्यू हो गई 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 इधर और 1 कम ऊपर और कांस्टेंट का हो जाएगा 0, एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए आगे, अब यहां पर ये मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए इसको, तो 2x को करोगे तो 2x की पावर 4 प्लस 2x, फिर इधर आ जाओ तो माइनस 3x की पावर 4 और नीचे है एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है ना बेटा। अब ऊपर देखिए 3 में से 1 गया तो x की पावर 4 1 बचेगा, तो ये आ गया 2x माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर। ये आपका आंसर है। देखिए, तो ये डिवीजन वाला अगर मामला आ जाए जिसे क्वोशंट रूल से सॉल्व करते हैं तो इस तरह यहां पर इसको आप प्रेम पूर्वक निपटा सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये क्लैरिटी आसानी से आपको मिली होगी। अब कुछ फॉर्मूले जो डिफरेंशिएशन के आप यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री वाले, वो मैं मेंशन यहां कर देता हूं आपके लिए। तो चलिए इस येलो कलर से शुरू करते हैं। तो पहला आप लिख लीजिए d अपॉन डी एक्स, अगर कहीं साइन एक्स आ रहा है तो उसकी वैल्यू हो जाती है कॉस एक्स। सेकेंड, अगर कहीं पर आ रहा है कॉस एक्स तो वो बन जाता है माइनस साइन एक्स, ये ध्यान रखिएगा माइनस आ जाता है। अगर आ रहा है टेन एक्स तो उसकी वैल्यू होती है सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरह बाकी 3 के भी लिख देता हूं। चौथे नंबर की बात कर ली जाए तो चौथे नंबर में बात करें कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसको थोड़ा याद रखेंगे, ज्यादा नहीं, 2 4 6 फॉर्मूले, इससे हमारा काम काफी हद तक चलता रहता है। फिर हम सेक एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू होती है सेक एक्स इंटू 10x इंटू 10x। फिर आप कॉट एक्स को कर रहे हैं, उसी का मतलब 10 का उल्टा कॉट, तो d अपॉन डी एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये 6 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के हैं जो आपके दिमाग में फिट हो जाने चाहिए। जगह जगह जैसे जैसे इस्तेमाल हो आप इसमें करते रहिए। आइए कुछ फॉर्मूले और देख लेते हैं। लॉग वॉग कभी कभी इस्तेमाल होते रहते हैं। तो अगला फार्मूला मान लीजिए, एक ही नंबर डाल देते हैं या पीछे वाले से कंटिन्यू करते हैं, 6 के बाद 7 लिख देते हैं। तो 7वें नंबर का फॉर्मूला मान लीजिए लॉग आ जाए d अपॉन डी एक्स, और ये लॉग नेचुरल लॉग है तो लॉग टू द बेस e इंटू एक्स, तो इसे लिखते हैं 1 अपॉन एक्स। देखिए 2 तरह के लॉग होते हैं, एक होता है ये जब बेस e होता है तो बोलते हैं नेचुरल लॉग, और अब बेस नहीं लिखी होती तो बेस 10 हो जाता है। तो ये बात थोड़ा सा पकड़ के चलिएगा। खैर, तो ये वैल्यू 1 अपॉन एक्स हो गई। 8वें नंबर की बात की जाए, अगर एक्सपोनेंशियल का मामला आ जाए ex, तो ex का इंटरेस्टिंग है, रिजल्ट भी ex ही होता है। और अगर आप एक और लिख लीजिए, अगर कहीं पर e की पावर ax आ जाए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, a बाहर और e की पावर ax। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी फिजिक्स के लिए कम से कम इतने फॉर्मूले आप दिमाग में रखिए और उसी हिसाब से काम किया जाएगा।
अब अगला टॉपिक इसी में आता है जो एप्लीकेशन रहता है, एप्लीकेशन थोड़ा पढ़ने के बाद समझेंगे। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ ए फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा भी इसको बोलते हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा निकालने का तरीका जो होता है, एक्चुअली जो मैक्सिमा मिनिमा निकलता है, अब बहुत डीप नहीं जाना चाह रहे हैं, वो लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकलता है। लोकल मैक्सिमा मिनिमा का मतलब क्या होता है जल्दी समझिएगा, क्योंकि कई फिजिक्स टीचर्स बात को नहीं बताते। तो ये देखिए, मान लीजिए जैसे कोई वैल्यू है और ये ऐसे गई और ये ऐसे चली गई, फिर मान लीजिए ऐसे भी चली गई, ये ऐसे चली गई। इसको थोड़ा नीचे बनाना पड़ जाएगा, ज़्यादा ही खींच दिया हमने। चलो फिर से बनाते हैं जिससे हम समझा सकें आपको। तो जो एक्चुअली क्या होता है ना, यहाँ से बनाते हैं थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा नीचे ले जाते हैं, ये ले जाते हैं ऊपर, इस तरह का मान लो फंक्शन है। तो जो हमारी मैक्सिमा मिनिमा आउटपुट देता है वो सारे उन पॉइंट्स को कंसीडर कर लेता है जहां पर आप टर्निंग ले रहे हैं। मतलब टेंजेंट खींचेंगे तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगा। ज़्यादा नहीं सोचना, हम जितना बता रहे हैं बस उतना समझ लो। ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, और फिर ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, क्योंकि यहाँ सब पे देखेंगे तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक, तो ये अगर हमें कहीं एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा चाहिए, एब्सोल्यूट का मतलब है कि 4 वैल्यूज ऐसी आ रही हैं, उनमें से सबसे बड़ा कौन है, तब तो हमें वैल्यू धर धर के चेक करना पड़ता है। लेकिन फिजिक्स में क्या होता है, हमारी फिजिक्स में, बोर्ड तक की फिजिक्स में, जेई मेंस या नीट की फिजिक्स में, हम मैक्सिमा मिनिमा से ही मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं, इसलिए कि उसमें हमारा काम बन जाता है अधिकतर केसेस में। लेकिन ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है, सही के लिए तो सब निकालनी चाहिए। आप कंफ्यूज हो सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन आप सरल भाषा पकड़िए। अब क्या है, अब यहां पे सरल भाषा ये है कि हमें पहले क्या करना है, कंडीशन लेनी, कंडीशन फॉर मिनिमा। यानी अगर हमें कहीं ये पॉइंट ढूंढने हैं कि मिनिमा कहां मिलेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप dy अपॉन dx को 0 पुट करेंगे। अगर जब ये 0 पुट करेंगे तो वो पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट दे देगा, ये पॉइंट दे देगा कि भाई यहां आपको ये पुट करने पे वो सारे पॉइंट दे देगा जो टर्निंग में है या जहां का जिसका स्लोप एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब दूसरी चीज क्या देखते हैं, अगर इसके साथ में सेकंड कंडीशन मीट आउट हो गई, सेकंड डेरिवेटिव है ये एक बार और ग्रेटर देन 0, तो ये मिनिमा आ जाता है। इसी में अगर मैं बात करूं कंडीशन फॉर मैक्सिमा, तो उसमें क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू 0 और सेकंड डेरिवेटिव जो होता है वो आपका लेस देन 0 होता है। तो ये जो डेरिवेटिव, ये कुछ नहीं होता, जो dy बाई dx निकाले हो ना, उसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, तो ये बन जाता है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कुछ अंदाजा लगा होगा, कहीं जरूरत पड़ेगी तो आप इससे पकड़ पाने की स्थिति में होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ेगी। जैसे यहां पर ये बात बोली गई है कि मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की बताओ 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो मिनिमम वैल्यू निकालने का तरीका यहाँ क्या होगा, सबसे पहले स्टेप 1 हमारा क्या रहता है, हम dy बाई dx को 0 के बराबर पुट करेंगे, जिससे वो पॉइंट्स निकले जहां मिनिमा या मैक्सिमा हो सकता है। फिर हम सेकंड वाली कंडीशन से चेक करेंगे क्या है। तो यहां पर सबसे पहले हम फाइंड कर रहे हैं dy बाई dx, तो d अपॉन dx और y को हमने लिखा 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यही है ना। हाँ, अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, d अपॉन dx, ये रहा 5x स्क्वायर, अलग अलग कर लीजिए, स्टेप बढ़ते चले जाएंगे ऐसे। तो ये रहा d अपॉन dx 5x स्क्वायर माइनस d अपॉन dx, ये वैल्यू रही 2x और d अपॉन dx इंटू 1। अब यहां पर ये 5 आ गया बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, 2 बाहर और एक पावर कम, ये हो गई वैल्यू 2x माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा dx अपॉन dx और ये हो गया 0, तो ये वैल्यू हो गई 10x और ये x dx अपॉन dx 1 होता है माइनस 2, तो 10x माइनस 2, यानी कि अब इसकी वैल्यू हमको 0 के बराबर पुट करनी है। कंडीशन के कलर बदल देते हैं इसका, जो कंडीशन हमने सीखी थी कि भैया हम इसकी वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे, ये कंडीशन।
तो ये 0 रखा तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई 2/5 यानी 1/5। तो हमको एक ही पॉइंट मिला है और मिले ही नहीं है। तो एक ही पॉइंट मिलने का मतलब है कि हो सकता है ये पॉइंट हो कि हो सकता है ये हो। ये है तो मिनिमा है, ये सेटिस्फाई करेगा, और ये है मैक्सिमा तो ये सेटिस्फाई करेगा। समझ में आई बात? अब हम इसको चेक करने के लिए कि मैक्सिमा है कि मिनिमा, इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव निकालना कोई बड़ी बात नहीं। जो dy/dx आया है वो आया था 10x - 2। इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, और यही चीज होती है d इसी को, इसको चाहो तो मैं इसको पहले लिखूं जिससे दिमाग फंसे ना आपका। ये मैंने लिखा सेकेंड डेरिवेटिव, और इसका मतलब क्या है d/dx, और ये रहा dy/dx, यानी d/dx और dy/dx की जगह आ गया 10x - 2। अब इसको जब डिफरेंशिएट किए तो ये आ गया d/dx 10x, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विच इज 0। ये वैल्यू आ गई 10, ये dx/dx, और ये वैल्यू तो 0 ही है। ये 1 होती है, वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड डेरिवेटिव आया है ये ग्रेटर देन 0 है। जब ये ग्रेटर देन 0 होता है तो ये क्या बताता है कि हम मिनिमा हैं, यानी इससे हम ये जान पाए कि भैया ये पॉइंट है, क्योंकि इसमें एक ही पॉइंट मिला है तो मैक्सिमा है मिनिमा ही आएगा। अब मिनिमा है तो क्लियर हो गई बात कि x बराबर 1/5 पर, और वो था MCQ, तो 1/5 पर मिनिमा है। तो पहला आंसर इसका ये सही हो जाएगा कि 1/5 पर आपको मिनिमम वैल्यू मिल रही है। और मिनिमम वैल्यू कितनी है अगर ये निकालना पड़ जाए तो इस फंक्शन में y के आगे x बराबर जो 1/5 है वो रखना पड़ेगा, यानी जहां पर x लिखा है वहां 1/5 लिख दीजिए। तो 5 × 1/5 का स्क्वायर -2 × 1/5 एंड +1। तो ये हो गई, ये हो जाएगा नीचे 5 × 1/25 -2/5 + 1 5 25। तो ये 5 LCM हो गया, 1 - 2 + 1, इसको भी ऊपरी ले लो तो 5 आ गया। ये वैल्यू हो गई 6 में से 2 गए 4, तो 4/5 ये आंसर आ गया। मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू थी x बराबर 1/5 पर, इतनी मिनिमम वैल्यू थी। ये यहां से आप यहां पर पकड़ पाए। बात समझ में आई होगी। तो ये आपका मैक्सिमा मिनिमा की कहानी है जो आपकी समझ में आनी चाहिए। आइए अब इसके आगे, तो अभी इंटीग्रेशन को देखते हैं। तो इंटीग्रेशन में जो फिजिक्स में रोल आपका है, इसका मतलब आप सरल 2 कॉन्सेप्चुअली समझ लीजिए। इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना। अगर मैं कहीं पर लिख रहा हूं इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी छोटी छोटी चीज को हम जोड़ रहे हैं। जैसे डिफरेंशिएशन का जो मतलब होता है वो होता है किसी भी बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, और यहां मतलब होता है छोटी छोटी चीजों को जोड़ना। ये इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्चुअल मतलब है। हमारे लिए मैथमेटिकल मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो इसे आप लिख सकते हैं कि जो डिफरेंशिएशन का उल्टा या अपोजिट बोल दीजिए, तो मैं यहां लिख देता हूं उल्टा, इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन होता है। क्या कहने का मतलब है? कहने का ये मतलब है कि अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, सपोज करिए यहां डिफरेंशिएट कर रहे हैं d/dx sin x को, और इसकी वैल्यू आती है सपोज करिए cos x डिफरेंशिएशन में। तो अगर मैं cos x को इंटीग्रेट करूंगा तो sin x वैल्यू आ जाएगी। यहां पर मैं इंटीग्रेशन का साइन भी बता देता हूं। देखिए इंटीग्रेशन का वैसे जैसे जोड़ने का मतलब हुआ करता था, इंटीग्रेशन का मीनिंग वैसे होता है सम करना। तो ये जोड़ने का मतलब जैसे सम होता था ना, तो सम का मतलब है इस s को पकड़ा गया और ऐसे इसको हम सिग्मा लिखते हैं। ये दिस इज सिग्मा, जोड़ने का ये साइन था।
अब इंटीग्रेशन में क्योंकि लगातार चेंज होने वाले फंक्शन को जोड़ा जाता है तो इसी एस को ऐसे खींच देते हैं, ये जो एस है ऊपर नीचे खींच दीजिए, तो दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सिंबल हो जाता है, सिंबल इसका है, इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो यहां अगर मैं cos x को इंटीग्रेट कर दूं ऐसे, है ना, ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो cos x का जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा sin x। अब यहाँ पर एक क्योंकि इनडेफिनिट है, दो प्रकार के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, एक इनडेफिनिट एक डेफिनिट, भी हम उसका फर्क भी बताएंगे। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा आंसर में एक कांस्टेंट जोड़ दिया जाता है। तो ये देखिए दिस इज डिफरेंशिएशन, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये देखिए क्या है, डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन करते हैं sin x cos x, और ये इंटीग्रेशन है जहां पर आपने cos x को इंटीग्रेट किया तो वो रिजल्ट मिल गया प्लस c के साइन के साथ। तो ये एक मोटी बात हमें ध्यान रखनी है, हमारे लिए किस चीज की इंपॉर्टेंस बनेगी, ये क्यों हमारे लिए इस्तेमाल किया जाता है, हम उसकी भी बातचीत आपको अभी बताएंगे। तो खैर अभी मैं इसको थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ, पहले इंटीग्रेशन दो प्रकार के जो होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो ये क्या चेंज हुआ, अच्छा अब होगा चेंज शायद, अभी भी अब हुआ। तो ये देखिए जो इंटीग्रेशन उन्होंने समझने की कोशिश की है वो हमेशा समझिएगा कि जो इंटीग्रेशन है वो हमारे पास एक होता है इंडेफिनिट। क्यों इंडेफिनिट होता है ये भी हम बताते हैं आपको, जैसे आपके दिमाग में आए। और अधिकतर फिजिक्स में जो मैक्सिमम आप यूज करेंगे वो डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, वैसे इंडेफिनिट भी यूज होता है लेकिन कम यूज होता है हमारे सिलेबस के अनुसार। ये रहा आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है उसका आंसर पक्का नहीं होता है। मतलब अगर मैं यहां इंटीग्रेट कर दूं cos x को तो आप लिख देते हैं इसको sin x, और एक कांस्टेंट c हमेशा इनडेफिनिट के साथ एक कांस्टेंट आंसर में आता है। अब इस कांस्टेंट की अगर वैल्यू बदल दो, 1 की जगह 2 कर दो, 0.5 कर दो, 0.2 कर दो, -0.2 कर दो, तो ये आंसर बदल जाएगा पूरा। इसलिए ये डेफिनेट आंसर नहीं दे रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक, और जो डेफिनेट यहां पर एक सिंबल में लगा दूं कि ऑलवेज एड ए कांस्टेंट, सी लिख देता हूं, एड सी इन योर आंसर। एक कांस्टेंट हमको जोड़ना होता है जो आप यहां पर जोड़ेंगे। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो आंसर आपका निकलता है वो एकदम फिक्स निकलता है, एक ही वैल्यू आती है। वो वैल्यू देखिए क्या आएगी, वो आती है कैसे लिखा जाता है, जैसे मान लीजिए cos x है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की पहचान क्या है कि इस यहां दोनों वैल्यूज आपको लिखी मिलेंगी। यहां पर ये डेफिनेट इंटीग्रेशन की पहचान है। इन वैल्यूज को जैसे ये लिखी हुई है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और इसे बोला जाता है अपर लिमिट। तो ये जहां भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपके सामने आ जाए आप समझ जाइएगा ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है। और इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो भी वैल्यू आएगा, बात करेंगे अभी, उसे आप बोलते हैं, वो आती है फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू यहां पर डोंट ऐड सी, डोंट ऐड ए कांस्टेंट या सी। समझ में आई बात? क्योंकि इसका आंसर एक फिक्स्ड वैल्यू है, एक नंबर आ जाएगा आपके पास, इसलिए आप इसमें कोई भी सी का एडिशन नहीं करेंगे। अब ये जो इंटीग्रेशन का एक थ्योरम है बहुत ही सरल, वो भी मैं यहां बताता हूं आपको, जो ये आंसर निकालने में मदद करती है। मैं यहीं लिख दूं, ये आपके पास जगह है शायद एक और, हाँ वो क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपसे बात की थी कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें मान लीजिए ये इसी को क्वेश्चन मान लेते हैं, कोई लिखा है जैसे cos x और यहां कोई लिमिट लगी है, मान लीजिए हम अभी तो आपको समझाने के लिए π/6 और π/3 लिख देते हैं। ऐसे जनरल भी लिख देते हैं, थोड़ा सा अगर दिमाग लड़ाना चाहें। मान लो यहाँ कोई फंक्शन है जो कि यहाँ पे cos x है
और यहाँ कोई लिमिट, लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट b है, तो इसका जो इंटीग्रेशन वाला वैल्यू होता है इनडेफिनिट से, उसको लिख दीजिए आप fx। ये fx क्या है? ये इसका इंटीग्रेशन है। और ऐसे एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बनाते हैं और यहाँ लोअर लिमिट यहाँ मेंशन करते हैं, अपर लिमिट यहाँ मेंशन करते हैं, और इसकी वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाती है fb माइनस fa। ये इस इंटीग्रेशन को निकालने का तरीका है। कैसे निकालेंगे यहाँ करके दिखाएंगे, क्योंकि ऐसे बताने से किसी को समझ में नहीं आएगा कि भैया यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है। तो अब यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ, अब हम जानते हैं जो cos x का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, यहाँ देखिए जैसे cos x का जो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है वो sin x होता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए साहब sin x, ये हम जानते हैं। तो यहां पर इसका जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा भैया sin x, और ये fx हो गया, और लोअर लिमिट है π/6 और अपर लिमिट है यहां π/3। इस तरह से देखिए, ये स्टेप समझ गए। अब यहां पे जैसे लिखा है fb यानी x की जगह हम π/3 और माइनस करके a की जगह π/6 मेंशन कर देंगे। यानी यहां पर लिखेंगे sin, ये पहले π/3, फिर एक माइनस का साइन, फिर साइन, और इस x की जगह π/6 ऐसे। अब इसका ये हो गया आपका 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, इतना तो हम लोग जानते ही हैं। और ये साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब इसको S2 LCM ले लो तो √3 - 1, ये देखिए आपका आंसर आ गया। अब ये जो आंसर है ये डेफिनेट आंसर है, गिनती है आपके पास। अब ये गिनती होने की वजह से कोई भी चीज इसमें जोड़ी नहीं जाती। और जब हम फिजिक्स में बात करते हैं, किसी ग्राफ में बात करते हैं, तो ये जो चीज होती है वो हमें एक एरिया निकाल के देती है। हाँ, ये क्या, दिस इज द एरिया। अगर हम एरिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि मान लीजिए कोई भी ग्राफ है, अभी आगे हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई ऐसे ग्राफ है x एक्सेस y एक्सेस, और यहां पर हम ये फंक्शन लिख दीजिए, यहां पर ये फंक्शन है fx। अब ये x बराबर a ले लो और ये ले लो x बराबर b। अगर हम इस फंक्शन को fx को डेफिनेट इंटीग्रेशन में a to b इंटीग्रेट कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वो एरिया आएगा। कौन सा एरिया आएगा? वो एरिया ये वाला होगा इसके बीच का, दिस इज द एरिया अंडर द कर्व विद द x एक्सिस। तो ये आपका एरिया होगा विच इज a लिख देता हूं, या अगर x ही निकाल a लिख देता हूं, और ये वैल्यू क्या है एरिया की। ये इसका हमारे लिए फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि जब ग्राफ हमारे पास आएगा तो हम जब डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कौन सी वैल्यू मिलेगी, ठीक, कौन सी वैल्यू मिलेगी। ये कहानी इसकी हो गई। उम्मीद करते हैं ये भी आप यहां पर पकड़ पाए होंगे। ठीक है, एक कदम और आगे लेके चलते हैं। अभी आता है बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के जो हमारे फिजिक्स के लिए बेसिक फार्मूला है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे जिससे आपको अंदाजा लग जाए। तो मैं पकड़ता हूँ, सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो फार्मूला है वो है x की पावर n। ये देखिए x की पावर n dx। तो इसका क्योंकि ये इनडेफिनिट मैंने इंटीग्रेशन लगा तो हमेशा एक c लगाते जाइएगा आप। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी x की पावर n+1 अपॉन n+1, और यहाँ एक c लगाना लगा दीजिए। अगर नहीं भी हम लगाएं तो आप अपनी तरफ से लगा दीजिएगा। यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो n की वैल्यू है, n मस्ट नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि अगर ये -1 के बराबर हो जाएगा तो 1/x हो जाएगा। उसका अलग से फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। ठीक है, सेकेंड फॉर्मूले की बात करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लीजिए, अभी किया भी था। अगर हम sin x को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू होती है cos x, sin x को करेंगे तो -cos x प्लस c। और आपको याद दिलाने के लिए कि भैया जो हम लोग cos x को डिफरेंशिएट किया करते थे, उल्टा दिखाने की कोशिश है। cos x को डिफरेंशिएट जब करोगे तो -sin x आता था, याद रखें आप। तो इसी को इसको इंटीग्रेट करोगे तो -cos x आ जाएगा, उसी का डिफरेंशिएशन का उल्टा, है ना, ये समझते हुए अगला कदम बढ़ाते हैं। नंबर 3,
अभी साइन एक्स का हो गया, कॉस एक्स का पकड़ लो। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन जिसकी वैल्यू आ जाएगी साइन एक्स, और एक सी लगा रहा हूं, आप चाहें तो दिमाग में रख लें, बार बार मैं ना लगाऊं तो भी आप लगा दीजिएगा। और आप जानते भी हैं कि डी अपॉन डी एक्स अगर हम लोग साइन एक्स कर दें तो इसकी वैल्यू हुआ करती थी कॉस एक्स के बराबर। इसीलिए उसका रिवर्स उल्टा कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स लिख दिया, प्लस सी इसलिए क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। और एक आधा जो अधिकतर यूज होने वाली चीजें हैं उनको भी मेंशन करेंगे हम लोग। अब जैसे यहां पर बात की थी, ये -1 हो जाए तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। तो अगर ये 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना हो तो लिखेंगे लॉग एक्स टू द बेस ई प्लस सी। जो फिजिक्स में ज्यादातर यूज होंगे, मैं उनकी एग्जाम्पल उनका दे रहा हूं। अब इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर हम लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन एक्स के बराबर। एक लास्ट एक फॉर्मूला और पकड़ते हैं, वो हो जाएगा आपका, अगर हम ई एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं ई की पावर एक्स को, तो इसका ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन भी ई की पावर एक्स प्लस सी होता है। आप जानते हैं कि डिफरेंशिएशन भी जो है ई की पावर एक्स का, वो ई की पावर एक्स ही रहता है। तो फॉर्मूले इंटीग्रेशन के कई सारे होते हैं, लेकिन यहां पर हम उन बेसिक फॉर्मूलों का जिक्र कर रहे हैं, इसको उन बेसिक फॉर्मूलों का जिक्र कर रहे हैं जो कि आपके यहाँ ज्यादा इस्तेमाल होगा, जैसे ओवरलोड ना लगे और हमारा सारा काम बढ़ता चला जाए। तो उम्मीद करते हैं ये अंदाजा आपको यहाँ पर लगा होगा। चलिए एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, और ये जो इंटीग्रेशन लिखा है एक्स की पावर -7, इसको मैं इंटीग्रेट करके दिखाता हूं। अच्छा, अब यहां पर इंटीग्रेट करने चले तो देखिए कैसे करेंगे इंटीग्रेट। मैं चलिए व्हाइट कलर लेता हूं, आपको याद दिला दूं पहले तो फॉर्मूला इसका। आपने फॉर्मूला पढ़ा था x की पावर n अगर हो कहीं पर तो इंटीग्रेशन में x की पावर n+1 अपॉन n+1 लिखेंगे, n+c लिखेंगे, ये फॉर्मूला। यहां n की वैल्यू -7 है, इतना ही फर्क है। तो आपने लिखा x की पावर -7 dx, तो यहां क्या लिखा x की पावर -7+1 अपॉन -7+1, और एक c तो आप लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब ये हो गया -7 में एक जोड़ा तो आ गया -6, तो x की पावर हो गया -6 और नीचे हो गया -6 प्लस c, थोड़ा सा माइनस को ऊपर ले लो तो -1/6 x की पावर -6 प्लस c। ये आपका देखिए आंसर हो गया। बहुत ही बेसिक है, लेकिन बेसिक का मतलब है हमें तो इसकी जरूरत पड़ेगी ही। इस तरीके से आप ये कहानी यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, एक कदम और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ अच्छा वो कमेंट दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, इवेलुएट या इसको सॉल्व करना है। दिस इज द क्वेश्चन और इसको हम सॉल्व करने जाएंगे। तो यहाँ लिखा है x² माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x, इसको हमें यहाँ पर इंटीग्रेट करना है। तो इसे मैं लिख देता हूं जैसे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² माइनस कॉस एक्स प्लस 1/x, और ये रहा dx। ये हमें सॉल्व करना है। अब इंटीग्रेशन में भी अलग अलग तीनों का इंटीग्रेशन होगा। तो पहला लिखता हूं x², ब्रैकेट के अंदर चले गए तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx, और फिर तीसरे वाले में आ गए 1/x और ये रहा dx। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर आ जाइए। ये x की पावर 2 है, तो x की पावर n का फॉर्मूला था x की पावर n+1/n+1, तो इसको क्या लिख दोगे 2+1/2+1। अब सबका C1 C2 C3 नहीं करेंगे, पूरा एक ही C ऐड कर देंगे इसमें। ये मत करना कि सर इसका इंटीग्रेशन किया तो C1 कर दिया, इसमें कांस्टेंट लगाया तो C2 लगाया, इसमें एक C3, तीन कांस्टेंट लगाने का मतलब नहीं। वो तीनों कांस्टेंट को जोड़कर एक नया कांस्टेंट है उसे C लिख दिया जाता है सिंपली। तो इसका ये हो गया। अब हर कलर अलग कर दें तो आपको दिमाग में जाएगा।
माइनस कॉस एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आ जाता है साइन एक्स। तीसरी बात पकड़ते हैं, ये 1/x का आ जाएगा log x, और ये c मैंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहां पर ऐड कर दिया है, और यही आपका रिजल्ट हो गया। तो उसको अगर सिंपल लिखें तो x की पावर 3/3 माइनस साइन एक्स प्लस लॉग एक्स टू द बेस e प्लस सी, और ये आपका यहां पर क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। तो इसको, ये थोड़े जो बेसिक हैं, ये जो हमारा कहीं काम आ सकता है, आएगा फिजिक्स में, वो हमें क्लैरिटी के साथ यहां पर आना चाहिए। चलिए अगले कदम की चलते हैं। मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन की जो एक प्रॉपर्टी बताई थी, उसकी वैल्यू निकालने की तरीका, वो फिर हम यहां पर आपके लिए रिपीट करेंगे। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो जैसा याद दिलाते हैं आपको कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करना वो आप लिखते हैं, और इसका जो आंसर आता है वो फिक्स्ड रिजल्ट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। और पहचान क्या है, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, है ना। और ये किस लिए यूज होता है, ये भी हमने आपको बताया था कि ये यूज करते हैं जनरली used to calculate area of graph, area of graphs। मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि अगर कोई ग्राफ हमारे पास है, कैसा भी ग्राफ बना दीजिए, कोई समस्या नहीं है, और ये फंक्शन है, मतलब वो ग्राफ का वैल्यू है, जिसे y इक्वल टू x कहते हैं, ये x एक्सेस है, y एक्सेस है, और ये मान लीजिए कोई 2 पॉइंट ले रहे हैं, x बराबर a, और यहां एक पॉइंट ले रहे हैं x बराबर b, ये इनके ये पॉइंट्स हैं। तो अगर हमको ये एरिया निकालना हो, तो ये एरिया निकालने का तरीका हमें इंटीग्रेशन से ही मिलेगा। ये a है, a मतलब एरिया, एरिया ही लिख देता है हम यहां समझाने के लिए आपको। तो देखिए, अब ये जो वैल्यू बनेगी, मतलब निकालना अगर हो हमें, तो हम कैसे निकालेंगे, हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, fx को, डेफिनेट इंटीग्रेशन a से b तक, तो इसका एक फिक्स रिजल्ट आएगा, वो वही एरिया होगा जो मैंने यहां पर मेंशन किया था, क्योंकि कई सारी फिजिकल क्वांटिटी ग्राफ के अंदर एरिया के फॉर्म में आती हैं, तो ये एरिया के फॉर्म में इस तरीके से निकल आएगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम बता चुके हैं ऑलरेडी आपको, वो रिजल्ट भी मैं मेंशन करता हूं फिर से एक बार, कि इसकी वैल्यू कैसे निकालिए। थ्योरम होती है लेकिन सिंपल लगते हैं। ये जो fx dx है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, तो पहले इसका रिजल्ट जो मैंने बोला था, fx है क्या, fx है इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का रिजल्ट, और ए बी, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, फिर एक बार हम रखेंगे अपर लिमिट, और फिर रखेंगे इसमें लोअर लिमिट। ये इसकी वैल्यू निकालने का तरीका है, या थ्योरम है कह लीजिए, इसे बोला जाता है। अब इसकी गहराई में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो मैथमेटिकल टच हो जाएगा, हमें उतना ही पकड़ना है जितना कि हमारे लिए काम फिजिक्स के लिए हो जाए। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे आपके लिए। मैं फिर से एक बार कर चुका हूं, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल लेके आपको करके दिखा देता हूं इसके हिसाब से। तो क्या मेरे पास अभी ये जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक स्लाइड डालता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए और आप फिर से ध्यान कर पाए कि मामला क्या है। तो शायद हम यहाँ पर थे, और एक मैंने स्लाइड इंटर की और वापस आते हैं हम लोग। अब देखिए, ये जो मैं जो हमने थ्योरम अभी पढ़ी है, वो थ्योरम क्या पढ़ी है, वो थ्योरम में पढ़ी है कि किसी का भी अगर हमें फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रेशन निकालना हो, तो हम पहले उसको इंटीग्रेट करके वैल्यू निकालेंगे, फिर a टू b लिखेंगे, और चाहे सिस्टम को भूल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कुल मिलाकर लिखना तो खैर होगा fb माइनस fa लेकर। ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट था उसका इस्तेमाल हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए किया करेंगे। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। अब यहां पर इसकी बात आगे बढ़ाएगा तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, सरल सा। मान लीजिए आप x स्क्वायर dx की बात कर रहे हैं, और यहां वैल्यू लिख देते हैं
2 से 3 तक, 2 से 3 तक। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं। देखिए, तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो पहले हमें एक्स स्क्वायर का इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का रिजल्ट मालूम होना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको याद दिला रहा हूं, केवल x की पावर n जब हुआ करता था तो उसको आप n+1 अपॉन n+1 लिखते थे, ऐसे प्लस सी नहीं दे रहा हूं क्योंकि डेफिनेट में यूज नहीं होगा। तो इसी बात को आगे बढ़ाएं अगर हम लोग, तो इसका रिजल्ट हो गया x की पावर 2+1 अपॉन 2+1 इस इंडेफिनिट के चलते, और लोअर लिमिट हो गई 2 और अपर लिमिट हो गई 3 यहां पर। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये हो गया x की पावर 3 बेटा, और ये हो गया नीचे 3, और यहाँ लोअर लिमिट रही 2 और अपर लिमिट रही 3। 1/3 बाहर कर दो क्योंकि कांस्टेंट में तो कोई वैल्यू रखनी नहीं है, तो 1/3 बाहर आ गया, और ये रहा x³ और 2 3। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, 3 रखो इसी तरीके से 3 फिर माइनस करके 2, तो मैं यहाँ पे 1/3 लिखता हूं, और x³ की x की जगह मेंशन करोगे 3 का क्यूब माइनस फिर x की जगह 2 का क्यूब। अब 1/3 सॉल्व करेंगे, 3 का क्यूब होता 3 3 9 त्रिक 27, और 2 2 4 2 8, 27 में से 8 गए 19 बचे, तो ये मतलब आ गया 19/3। ये आपका आंसर हो गया। और ये आंसर हमारे लिए क्या मतलब रखता है वो भी मैंने बताया था कि ये हमें एक एरिया निकाल के देता है। अब आप ये जानते हैं कि जो y=x² जो लिखा हुआ है यहाँ पर, कलर को मैं ये ले लेता हूँ, चलो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाती है पैराबोला। ये आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि नहीं? तो 10th में पढ़ चुके हैं, तो मान लीजिए कुछ ऐसा ग्राफ रहा, आपको समझा रहे हैं, आपको सीखना मतलब दिमाग में रखना, बनाना नहीं है, कहीं नहीं घबराने लगे। ये मान लीजिए ये 2 xy एक्सेस हो गई, तो ये जो ग्राफ होगा रफ डायग्राम y=x², वो कुछ ऐसा होगा। देखिए ऐसा पैराबोला जा रहा होगा, रफ स्केच कर रहे हैं। तो ये 2 और 3 क्या रहा, x बराबर, अगर मैं बात करूं तो ये x बराबर 2 यहां कहीं आई होगी वैल्यू, और x बराबर 3 यहां मान लेते हैं, यहां वैल्यू आई होगी। तो ये जो एरिया निकला ये 19/3 ये एरिया है। ध्यान रखिएगा, जब हम dx के हिसाब से इंटीग्रेट करते हैं तो इस ग्राफ और x एक्सिस के बीच का एरिया निकलता है। तो ये जो एरिया निकला है, ये एरिया 19/3 स्क्वायर यूनिट्स है। ये केवल आपके समझने के लिए कि मुद्दा क्या है, आपको बना के दिखाना नहीं है, क्योंकि बना के दिखाने में तो आप 12th क्लास की मैथ्स पढ़ने लगेंगे, जिसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो वो हमें नहीं करना है। हम ये क्योंकि ग्राफ हमारे पल्ले पड़ेगा फिजिक्स में, इंटीग्रेशन डेफिनेट पड़ेगा, तो वो जो निकालेगा उसका सेंस होना चाहिए कि भाई है क्या ये, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पढ़ने का मन करता है, और किसी भी चीज को फोड़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो आपको बस समझाने की कोशिश कि भैया ये जो निकाले हो आप, इसका मीनिंग यहां ये निकलेगा कि ये आपने जो निकाला ये एरिया है इस ग्राफ का, क्योंकि बिना इंटीग्रेशन के इस वाले एरिया को आप निकाल नहीं सकते हैं। आपके पास एरिया का जो फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ या वगैरह वगैरह, वो कुछ स्टैंडर्ड कर्व के फॉर्मूले हैं। जैसे सर्किल का कहते हो πr², इंटीग्रेशन से तो निकल ही जाएगा। अब सर्किल कोई नहीं है, कोई टेढ़ा मेढ़ा सर्किल की जगह कोई मान लीजिए ऐसे बना हुआ फिगर है, तो इसको कहां हम निकाल पाएंगे? इसका एरिया इंटीग्रेशन से निकल आएगा। अगर आपको ये फंक्शन पता है तो आप इंटीग्रेशन से मगजमारी करके इसका एरिया निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा मुद्दा भी, और साथ में ये भी कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट के लिए बताया, अंदाजा ले लीजिए रफ दिमाग में कि हाँ भाई ऐसा होता है। मुद्दा ये तो करना ही पड़ेगा हमको, ठीक है बेटा? तो ये क्या है, कैसे इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, ये मैं यहाँ पर करके आपको आपके सामने आपको दिखाया है। अब बात ये जो मैंने यहाँ बताया है वो वही चीज इसके अंदर बताई जा रही है जो मैं आपको समझा चुका हूं। अब देखिए कितनी आसान लगेगी। लिखा है एरिया अंडर ए कर्व एंड डेफिनिट इंटीग्रेशन। इन दोनों में रिश्ता क्या है? तो रिश्ता यही है कि ये y एक्सेस ले लो ओरिजिन, और ये रहा x एक्सेस। एक कर्व बना लेते हैं, ये मान लीजिए कोई कर्व है। कर्व का मतलब y =
fx, और ये यहाँ पे दो वैल्यू पकड़ लीजिए आप, क्योंकि डेफिनेट है तो कहीं कोई ना कोई चीज़ लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी। मान लीजिए ये कोई ये पॉइंट है जिसे हम बोल रहे हैं x बराबर a है, और यहाँ भी कोई पॉइंट है x बराबर b। अब हम जब इस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो ये एरिया मिलेगा। मतलब अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें लोअर लिमिट a और अपर लिमिट b के साथ, तो व्हाट वी विल गेट, शेड कर देता हूं तो ये हो गया जिसे आप कह रहे हैं शेडेड एरिया, शेडेड रीजन या एरिया बिटवीन कर्व, यानी ये कर्व एंड एक्स एक्सिस। ये इसका मीनिंग है जो मैं कई बार बता चुका हूं, अब तो आपको ये आसान लग ही रहा होगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये एरिया अंडर द कर्व एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन के बीच के रिश्ते की बात है। कुछ और हम यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये आप 11th क्लास में पढ़ते हैं, जो आप कह लीजिए ऐसा कुछ ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में बातचीत, तो इसका मान लीजिए इंटीग्रेशन निकालने का पड़ जाए, gmm अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, कैपिटल R टू इंफिनिटी, लोअर लिमिट या अपर लिमिट। आइए करते हैं। तो यहां पर हमने इसको करने की शुरुआत की और इसे आई कह देते हैं, सपोज करिए, जो हमें कैलकुलेट करना है R टू इंफिनिटी gmm अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखिए इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन के अंदर जो भी कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो निकल आते हैं बाहर, क्योंकि वो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, एक फिक्स वैल्यू होती है उनकी। तो यहां पर आप कांस्टेंट g कांस्टेंट है, कैपिटल एंड स्मॉल m भी कांस्टेंट है, ये दोनों चीजें हमारी बाहर आ गई, R टू इंफिनिटी, और ये रहा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। और आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे देखिए gmm लिख दीजिए, और इसको आप पहचान पाए आसानी से, इसलिए मैं x की पावर -2 लिख देता हूं। ये क्यों लिख दिया, क्योंकि हम यहां पर ये फॉर्मूला लिख के आपको समझाने वाले हैं अभी, कि जो x की पावर n का फॉर्मूला होता है, dx भी लिख दो, तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा अब चलो आगे। ये रहा gmm R2, इसको हटा देते हैं अभी क्योंकि हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं। तो x की पावर ये लगाइए -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और ये हो गई आपकी लोअर लिमिट R और अपर लिमिट हो गई इंफिनिटी। आई होगी बात समझ में आपको। अब आगे बढ़ जाते हैं इसी को लेके। अब यहां पर अगर मैं इसको आगे लेके यहां चलूं, तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, gmm ऊपर है x की पावर -1 और नीचे है -1, और लिमिट है R टू इंफिनिटी। ये -1 को बाहर निकाल लीजिए आप, ये आ गया gmm, यहां पे लिख दीजिए -1, और ये हो गया 1 अपॉन एक्स, R से इंफिनिटी, क्योंकि x की और -1 अपॉन x होता है। -1 का मतलब -gmm, पहले 1 अपॉन इंफिनिटी रखा x की जगह, -1 अपॉन x की जगह R रखा। 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू होती है 0, 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू हो गई -gmm इंटू -1 अपॉन R, ये माइनस हो गया प्लस, तो वैल्यू हो गई gmm अपॉन R, और ये आपका आंसर हो गया बेटा। तो इस तरीके से ये जो सवाल होते हैं या जो हमें जहां करना होगा वो सॉल्व किए जाते हैं। इसको आप नोट भी कर सकते हैं और दिमाग में तो रखना होगा ही, ऐसी मुझे उम्मीद आप रखेंगे भी। अब एक और सवाल लेते हैं। ये बेसिकली एक एक्सप्रेशन है जो आप जब क्लास 12th में जाएंगे तो कूलाम्स लॉ वाली कहानी कहेगा, लेकिन उससे मैं मतलब क्या, हमें तो इंटीग्रेशन करना है। के यहाँ कांस्टेंट है, ये दो चार्जेस हैं इलेक्ट्रिक, Q1 Q2 भी कांस्टेंट है। आइए इसको भी कर देते हैं, ये पिछले वाले से और ज़्यादा उसी टाइप का है, ऐसा बोल देना चाहिए हमको। अब देखिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं।
अब इसको कह दीजिए आई, और R1 टू R2 माइनस के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब आगे बढ़े, अगर हम लोग यहाँ माइनस ले लीजिए कॉमन, कॉमन का मतलब है माइनस तो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, के Q1 Q2 भी नहीं करेंगे, तो इनको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये रहा R1, ये रहा R2, ठीक। और यहां पर वैल्यू आ गई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू हो गई। आगे चलते हैं, अभी तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट को कांस्टेंट लिखे रहने दीजिए, के Q1 Q2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स की पावर -2, तो ये हो गया, इसको हटा देते हैं। ये एक्स की पावर -2 है, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा ना, यहाँ -2 + 1 अपॉन -2 + 1, और लोअर लिमिट लग गई R1 और अपर लिमिट लग गई R2। ये वही फॉर्मूला, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। ये -1 आएगा, मैं बाहर ले लेता हूं, के Q1 Q2, और इसका वाला बाहर लिए तो ये -1 आ गया। ये वैल्यू हो गई x की पावर -1। अब इसी बात को यहां पर हम लोग उठा के आगे ले आते हैं। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो वैल्यू हो गई के Q1 Q2, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर -1 का मतलब ये R1 और ये रहा R2, वैल्यू रख दीजिए। तो के Q1 Q2 R2 पहले और फिर ये रहा R1, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आया, यही आंसर हमारा हो गया। दोबारा लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं, वही सेम चीज लिख देंगे, लिखेंगे तो ये आपका आंसर आ गया। तो आप किस तरह से इंटीग्रेशन करेंगे कहीं पर, वो थोड़ा फील में दिलवा रहा हूँ। एक ट्रिग्नोमेट्री का भी सवाल हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, जिससे फील थोड़ा बेटर हो जाए। आइए देखते हैं। -π/2 से π/2 ये हम निकाल रहे हैं, ये फेमस है, और इसमें जो आंसर आता है वो 2 आता है। ये बेसिकली एरिया है, एरिया तो रहता ही है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि कैसे निकालेंगे, तो उसको लिख लेते हैं आई -π/2 से लेकर π/2 cos x को हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो ये cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और ये -π/2 लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो गई π/2। अब यहां पर x की जगह π/2 आप पुट कर दीजिए, तो साइन π/2 माइनस साइन x की जगह -π/2, ये वैल्यू आ गई। अब आप इसको साइन π/2 का मतलब होता है, अभी मैं लिखे रहने देता हूं, चलो आपको आसान लगे। और ये देखिए साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला आप भी जानते हैं, भूल गए तो याद दिला देता हूं हम लोग। जो ये साइन माइनस थीटा होता है वो माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। इस वजह से साइन माइनस थीटा का माइनस साइन बाहर आ जाएगा। साइन 10 में ऐसा होता है, कॉस में ये गायब हो जाता है, कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, बाकी साइन 10 में बाहर आता है। तो यहां पर बात किया जाए तो ये माइनस बाहर आएगा, तो ये माइनस और ब्रैकेट डाल देता हूं माइनस साइन π/2, जैसे कि आपको समझने में तकलीफ ना हो। अब आगे बढ़ जाइए, तो ये साइन π/2 और माइनस माइनस प्लस साइन π/2। अब आगे की तरफ बढ़ते हुए ये वैल्यू हमारी आ गई 2 साइन π/2, 2 लिख दीजिए, और π/2 का मतलब होता है 1, यानी इसका आंसर आ गया 2। ये आपका आंसर आ गया। अगर हम इसको थोड़ा अंदाजा लेना चाहें है क्या ये, मतलब मेरे मन में आ गया तो हमने कहा बता देते हैं आपको। तो ये देखिए, ये जो cos x का ग्राफ होता है, कि रफ स्केच खींच रहे हैं, हाथ ना पकड़ लीजिएगा कि सर ये परफेक्ट नहीं है। तो ये कुछ इस तरह का cos x का ग्राफ पहले खींचते हैं, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आता है cos x का, एंड सो ऑन, रुकेगा नहीं, ये ऐसे सांप की तरह इधर और इधर बढ़ता चला जाए। इसको भी पीछे खींच देते हैं,
ऐसे ये आगे कंटिन्यू कर जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू लिखी है देखिए -π/2 लिखी है, तो -π/2 का वैल्यू क्या रहा, ये वैल्यू हो गई -π/2 और ये वैल्यू हो गई π/2, ये ओरिजिन। तो आप इससे निकाले क्या, ये 2 क्या है, तो ये 2 देखिए ये जो कर्व है और x एक्सिस के बीच का ये शेडेड एरिया की जो वैल्यू है, ये एरिया, यही हमारा यहां पर ये 2 निकल के आया है। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, मन में आ गया तो बताना चाह रहा हूं आपको कि अगर आप किसी इंटीग्रेशन में ये जो x एक्सिस के y एक्सिस के प्लस माइनस को ले लेंगे तो ये उसका एल्जेब्रिक सम देता है। मतलब आप थोड़ा सा जानकारी दे रहे हैं, अगर आप आसान भाषा में समझें कि देखिए मान लीजिए कोई कर्व है, साइन कर्व बना दें यहाँ पर, ये मान लीजिए समझाने के लिए, समझिएगा मेरी बात बेटा, आसान बहुत है, बस थोड़ा आपका ये मान लीजिए ऐसे बनाया हमने, ये क्या होता है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है, सांप ऐसे ही बनता है लेकिन यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, फिर ऐसे चलता है। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया निकालना चाहेंगे तो ये क्या करेगा, इस एरिया को और इस एरिया को जोड़ देगा, ये पॉजिटिव एरिया, ये नेगेटिव सिमेट्री तो है ही है, तो इसका टोटल एरिया इस समय दे देगा 0, जो कि 0 नहीं होता है। इसलिए ध्यान रखना पड़ता है कि जो x एक्सिस से ऊपर वाली वैल्यूज है उनका अलग एरिया निकालते हैं और x एक्सिस के नीचे वाली वैल्यूज का अलग एरिया निकालते हैं और दोनों की न्यूमेरिक वैल्यू को जोड़ देते हैं। न्यूमेरिक मतलब विदाउट साइन वाली बात। अगर आप सीधे निकालेंगे ऊपर नीचे एक साथ तो ये एल्जेब्रिक यानी विद साइन जोड़ के दे देगा, आंसर यहाँ 0 आ जाएगा। आप कहें तो मैं करके दिखा भी दूं, अभी करके दिखाई देते हैं। अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख रहे हैं तो वो हम क्लियर कर सकते हैं, जो कि कर देना चाहिए मुझे, जब बात कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 2 मिनट लगेंगे तो मैं यहाँ पर स्लाइड बढ़ानी पड़ेगी अपने को, क्योंकि जगह नहीं होगी। यहाँ की बात करें अगर हम लोग, तो देखिए यहाँ पर मैं आपको जो बता रहा था कि ये जो कर्व की ऐसे मान लीजिए ये y इक्वल टू साइन एक्स कर्व है और ये x की वैल्यू 0 है यहाँ पर, और x की वैल्यू कितनी है 360 डिग्री के लिए, ये π/2 और ये पाई, ये 3π/2 और ये 2π। तो अगर मैं ये पूरा मैंने कहा कि इन दोनों को निकालोगे 0 आ जाएगा। अगर हमारे साथ क्वेश्चन ये आ जाए कि इंटीग्रेट कीजिए 0 से लेकर 2π साइन एक्स को, हम ये नहीं कह रहे इतना दिमाग आप लड़ाइए, हम बस आपको समझा रहे हैं, तो उसका आंसर 0 आ जाएगा हमारा। कैसे 0 आ जाएगा, देखिए ऐसे 0 आ जाएगा, चलिए नहीं रही है कि यहां पर साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और लिमिट लगा दोगे आप 0 से लेकर 2π तक। ये माइनस तो कर दो बाहर, कोई मतलब नहीं है। अब कॉस एक्स की जगह 2π लिखोगे, माइनस कॉस 0 लिखोगे। अब ये कॉस 2π कितना होता है 1, कॉस 0 होता है 1, और देखिए वैल्यू कितनी आ गई 0। ये हम बताना चाह रहे थे आपको। देखिए 2 लाइन लगा, लेकिन इससे आपको कॉन्फिडेंस या गहराई मिलती है, और थोड़ा बेहतर ढंग से अगर आप समझेंगे तो कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और बाय द वे अगर आप कंफ्यूज हो गए तो खुद ही समझ लेंगे कि गड़बड़ी कहाँ है। खैर, उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं दिमाग में ये बात आपके अटकी होगी। चलिए आगे पढ़ाई की वापसी करते हैं। एवरेज वैल्यू ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। आपको एवरेज वैल्यू निकालने को बहुत आता है, तो आप जो एवरेज निकाला करते हैं, मान लीजिए कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज का एवरेज निकालते हैं। जैसे आपको दिया गया कि 2, 3, 4, 5 का एवरेज निकालो, तो आप क्या करेंगे, इन नंबर्स को जोड़ेंगे और जितने ऑब्जर्वेशन या नंबर हैं 1, 2, 3, 4, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा एवरेज हो जाएगा। यही करते हैं। ये तो डिस्क्रीट वैल्यू है, अलग अलग वैल्यूज हैं। लेकिन अगर ये ग्राफ होती है ना, मान लो ऐसा कोई ग्राफ होता है जो यहां से यहां तक जा रहा है। अब आप कहते हैं यहां से यहां तक की ये तो बदल रहा है, तो इसकी एवरेज वैल्यू बताओ। हमें कोई भी चीज एवरेज निकाली जा सकती है, तो उसका एवरेज इस तरह से तो जोड़ नहीं पाएंगे, हर जगह तो बहुत सारी वैल्यू बदल नहीं है भाई। ये जो वैल्यू है ना, ये बगल चुनी चुनी चुनी, ये तो एलिमेंटल पॉसिबिलिटीज है, वैल्यू गिन ही नहीं पाएंगे। तो ये मान लीजिए यहां पर ये x बराबर a है और ये जो हमने कट्टम लगाया x बराबर b है, ये पॉइंट, और ये x एक्सिस है और ये फंक्शन कह दीजिए y इज ए फंक्शन ऑफ x। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू लेनी होती है y एवरेज, वो कितनी आएगी, इस y को यानी इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दें, मतलब एक तरीके से एरिया निकाल लें पूरा,
और उसको a टू बी dx से डिवाइड करते हैं। जैसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होते थे वैसे ही यहां से लेकर यहां तक जितने लोग शामिल हैं यानी a टू बी dx जोड़ा और उसे डिवाइड कर दिया। है वही लॉजिक लेकिन कॉन्टिन्यूअस के अलग। ऊपर क्या करेंगे, a से b तक जाने में पूरे फंक्शन का एडिशन या एरिया और इस वाली वैल्यूज को नीचे जोड़ देंगे। करके हम भी दिखाते हैं। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो a टू b y dx आंसर निकालने के लिए, और ये वैल्यू हो जाती है b माइनस ए, यानी अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा देना b माइनस ए, और ये एरिया निकाल ही रहे हैं। इसमें शायद एक सवाल मैंने लिया है जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, ये करते हैं। अब इसमें देखिए क्या बोला है कि दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये देखिए वेलोसिटी है और इधर टाइम दिया है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ऑफ ए कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड, ये कोई स्ट्रेट रोड में एज शोन इन द फिगर लिखा है। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इन द फर्स्ट 25 सेकंड इज 0 से लेकर 25, यानी देखिए काफी तेजी से बढ़ा। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, वेलोसिटी लगातार स्ट्रेट लाइन में बढ़ रही है। टाइम यहाँ फ्लैट हो गई, ये एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, फिर डी एक्सेलेशन है। तो यहाँ का एवरेज कैसे निकालें हम? तो एवरेज निकालने की टेक्निक जो अभी हमने आपको बताया है कि ऐसे सवालों में जो एवरेज निकाला जाता है, एवरेज वेलोसिटी, वो क्या निकलेगा? वो निकलेगा, आप इसका पूरा एरिया निकाल दीजिए, मतलब 0 to 25, और ये जो ये y इज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसे मैं वेलोसिटी और ये x एक्सिस पे टाइम है तो dt लिख देता हूं। ये देखिए इधर y की जगह v है और ये t की जगह टाइम है, तो v dt डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू, और नीचे लिख देंगे b माइनस ए 25 माइनस 0, अभी आपको दिखाया था। बस इससे, वरना आप निकाल नहीं पाएंगे। अगर ये नहीं पता है तो एवरेज वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। ये क्या होता है? एरिया होता है ऊपर का। ये देखिए मैं लिख देता हूं, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। अभी चाहें और क्लियर करने के लिए लिख सकते हैं बिटवीन t बराबर 0 टू t बराबर 25 सेकेंड है शायद, तो सेकेंड लिख दीजिए जो भी है, और डिवाइडेड बाई ये 25 आ जाएगा नीचे, तो 25। अब इसका जो एरिया क्या, ये ट्रेपेजियम है, तो इसे आप यहां पर आप मेंशन कर दीजिए कि ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो ये एरिया ऑफ, अब यहां इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं क्योंकि ट्रेपेजियम का एरिया निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, डिवाइडेड बाई 25। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? जो पैरेलल साइड्स होती हैं उनका सम, दिस ये कितनी है? ये 10 से 20 यानी केवल 10 है। मैं लिख देता हूं यहां, ये यहां से यहां तक की कितनी वैल्यू है? दिस इज 10। कैसे पता? इस 20 में से 10 घटाओ, ये 10 बचेगा। और फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 25 10 है, और कहाँ गई वैल्यू, और ये आपका ये 10 और ये वाली दूसरी साइड 25, और बीच का जो गैप है वो 10 है, 20 है। तो ये वैल्यू यहां पर हो गई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यानी 10 प्लस नीचे वाली है 25, ठीक, अपॉन 2, सम ऑफ पैरेलल साइड्स अपॉन 2 इनटू बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 20 हियर। ये देखिए ये हाइट कितनी है? 20 है, और नीचे 25 था ही। 2 से काटोगे ये 10 आ जाएगा, और ये 5 से काटोगे तो 25, 5 2 10, 25 और 10 35 दूनी 70 अपॉन 5, ये कितना आ गया? 14 मीटर पर सेकेंड। ये एवरेज वेलोसिटी आप निकाल पाए। तो जब लगातार वैल्यू बदलती हैं तो एवरेज वेलोसिटी इस तरीके से निकाली जाती है। ये इंपॉर्टेंट है और दिमाग में रखने वाली बात है, इसको दिमाग में जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं। अब यहां पर एक है डिटरमाइन द एवरेज वैल्यू, फिर से एक ले लिया है कि हम एक एवरेज वैल्यू निकाल रहे हैं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इन द इंटरवल ऑफ दिस वन। तो y एवरेज हम कैसे निकालते हैं? देखिए अभी आपने देखा कि y एवरेज निकालने का तरीका है कि y को, या जो फंक्शन है उसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां? 0 से लेकर 1 तक, और 1 माइनस 0 b माइनस 0, बस। ये यहां पर हमने इंटीग्रेट किया और y का
2x प्लस 3 को हम इंटीग्रेट करेंगे, और नीचे 1 है तो 1 जो नीचे था उसको एक बार लिख के अब आगे के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ इंटीग्रेट कीजिए 2x को, तो आ जाएगा 2x स्क्वायर बाई 2, और इस 3 को इंटीग्रेट करेंगे तो 3x, और इसकी लोअर लिमिट हो गई 0, अपर लिमिट हो गई 1, नीचे 1 था इसलिए लिखा नहीं है। अब ये 2 तो कट गया यहां से देखिए, और ये आ गया 3x, तो x स्क्वायर प्लस 3x और 0 to 1। अब देखिए ये वैल्यू रख दीजिए यहां पर, x की जगह पहले रख देते हैं 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1, ये ब्रैकेट माइनस, अब 0 पुट करोगे तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 0, ये पूरा और ब्रैकेट लगा दो, चलो ये तो खत्म ही हो गया। तो 1 प्लस 3, ये तो 0 ही हो गया, दिख ही रहा है, और ये वैल्यू कितनी आ गई 4। ये आपका यहाँ पर देखिए आंसर आ गया इसकी, इस वाले की वैल्यू। y इक्वल टू 2x प्लस 3 क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। अगर मैं आपको दिखाऊं, वो आपको समझ लें तो बढ़िया, ना समझे तो ये तो करना जाने। तो ये देखिए y इक्वल टू 2x प्लस 3 की अगर हम बात करें तो कैसा स्ट्रेट लाइन बना होगा। अब आप जो पढ़ाया था ये देखिए यहाँ पर प्लस सी लिखा है, y इक्वल टू मैक्स प्लस सी से कंपेयर कीजिए तो c आ रहा है +3, तो +3 का मतलब होता है y इंटरसेप्ट, यानी ये जो टुकड़ा है वो 3 के बराबर है। और ऊपर से ये क्या बोल रहा है, जो m है 2 है, पॉजिटिव m है ग्रेडियंट, तो थीटा क्या होगा 90 से कम, यानी स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे होगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन होगी y इक्वल टू 2x प्लस 3। ये मैंने ऐसे क्यों खींची, ऐसे क्यों नहीं खींची, क्योंकि अगर मैं ऐसे खींच देता तो इसका थीटा ऑब्ट्यूज होता, ये निगेटिव होना चाहिए था, इसलिए मैंने लाइन खींची है यहाँ से। तो ये कह रहा है कि 0 से 1 तक, 0 रहा ये, आगे ऐसे और भी जा रहा, और यहाँ रहा 1, इनके बीच में इस कर्व की एवरेज वैल्यू क्या है, दिस इज 4। ये तरीका है इसको निकालने के लिए। मेरे ख्याल से ये कैलकुलस में पूरी बात हमने आपको बता दी है, और इसी के साथ ये लेक्चर यहाँ पर रुकेगा, यानी कि जो बेसिक मैथमेटिक्स थी वो हम लोगों ने कैलकुलेट, पूरी कैलकुलस वाली पार्ट पूरा यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले दिन अगले लेक्चर में, तब तक इसको आप नोट कर लीजिए बेटा।